नाम कविता रखा गया। वो दोनों ही आपस में अपने बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और खुशहाल रहते थे। जीवन में एक परिवार को चलाने लायक जो चीज़ें चाहिए थी, उनके पास सब कुछ था। क्योंकि राजेश पढ़ा लिखा था और उसके पास पैसे भी थे और घर का इकलौता बेटा भी था। और कहीं न कहीं माँ-बाप से उसकी बातें होती थी, तो माँ-बाप बोलते थे कि तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हें अपना लेंगे। बल्कि कहीं न कहीं रोशनी उसे भड़काती थी और कहती थी कि नहीं, अगर हम वहाँ जाएँगे तो तुम्हारे माँ-बाप मुझे अलग कर देंगे, क्योंकि मेरी जाति अलग है और मैं गरीब परिवार से हूँ। और इसकी वजह से कहीं न कहीं राजेश भी सोचता था कि सही बात है, क्योंकि हमारा समाज इस तरीके से अनुमति नहीं देता। ये कहानी 2009 की है, जहाँ पे जाति से बाहर निकल के शादी करना काफ़ी ज़्यादा घिनौना माना जाता था और लोग इसको अप्रूवल नहीं देते थे। बल्कि आज के टाइम पे भी ऐसा होता है और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी। दरअसल जब कहानी की शुरुआत होती है, तब इनको भी नहीं पता था कि इसका इल्ज़ाम इतना गंदा होगा जो कि सभी लोगों को हैरान कर देगा। ये अपने बच्चे के साथ और दोनों ही मुंबई में काफ़ी खुश थे। इन दोनों के बीच में छोटी-मोटी लड़ाई तो होती थी, बल्कि ऐसा कोई सीरियस मैटर नहीं था जिसकी वजह से कोई बात बढ़े। रोशनी और राजेश के बीच में लगातार कुछ साल बाद जब का जन्म हो जाता है, उसके बाद लड़ाई होता है। लड़ाई होने के बाद, उससे पहले भी होता था, बल्कि ये लोग सोचते थे कि बेटी हो जाएगी या लड़का हो जाएगा, उसके बाद हमारे बीच में सब नॉर्मल हो जाएगा और हम फिर से प्यार से रहने लगेंगे। बल्कि इन दोनों की सोच अलग थी और गलत हुआ, क्योंकि इनकी लड़ाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी रोशनी और राजेश की, जिसकी वजह से रोशनी कहीं न कहीं राजेश से नफ़रत करने लगती है। उसी बीच तीसरे की एंट्री होती है, जिसका नाम मोहित रहता है। मोहित भी बिल्कुल उसी के बांद्रा में ही फ्लैट में रहता था, जो कि नया ही वहाँ पर आया था। धीरे-धीरे वो पड़ोसी बन गया इनका, पड़ोसी से एक दोस्त बन गया। और जब राजेश ड्यूटी या ऑफ़िस के लिए जाता, उस समय मोहित कहीं न कहीं रोशनी से बात करने की कोशिश करता था। कहीं न कहीं जब लड़कियों को घर के अंदर प्यार नहीं मिलता अपने पति से या दोस्त से, तो कहीं न कहीं जो उसे समझने वाला होता है या बात को समझ के उसके साथ बैठ के बातें करता है, तो कहीं न कहीं उसका मन उधर चला जाता है। और उसी प्रकार से रोशनी का भी हुआ। रोशनी और मोहित कई घंटों तक बातें करते थे। बातें करने की वजह से कॉल भी एक-दूसरे को नंबर एक्सचेंज कर देते हैं और ये सही चीज़ें आस-पास के लोगों को पता चलता है धीरे-धीरे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो लव मैटर वाली जो कहानियाँ होती है, वो लोगों को जल्दी ही पता चलती है, वो छुपती नहीं है। जब लोगों को इसके बारे में पता चलता है, तो कहीं न कहीं राजेश को भी इसके बारे में पता चलता है, क्योंकि राजेश ने भी कई बार देख लिया था उससे बात करते हुए, फिर भी राजेश अनदेखा करता था। उसको लगता था कि पड़ोसी है या दोस्त है, उसके लिए वो कुछ नहीं बोलता था। फिर भी वो रोशनी को समझाता था और रोशनी उस बात पे लड़ाई करने लगती थी। कहती थी कि तुम्हारी गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं न कहीं राजेश भी इस चीज़ को मान लेता था, बल्कि राजेश के मन में डाउट था। एक दिन कुछ ऐसी हालत अवस्था में देख लेता है राजेश, जिसकी वजह से दोबारा से लड़ाई काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से होता है। उस समय उसकी जो बेटी रहती है रोशनी, वो 1.5 साल की हो चुकी रहती है और कहीं न कहीं उसे कुछ न कुछ समझ में आता ही है और वो अपने पापा को बताती है, जिसकी वजह से लड़ाई होता है उन दोनों पति-पत्नी के बीच में। और फिर उसके बाद रोशनी एक ऐसी एक कहानी बनाती है या ऐसा बताइए है कि ऐसा प्लान बनाती है, जिसकी वजह से जिसको सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि एक पत्नी जो कल तक प्यार करती थी उस शख्स से, वो आज ऐसा कैसे सोच सकती है। दरअसल उसने प्लान बनाया और अपने पति मतलब कि अपने पति को मारने का ही प्लान बनाया था और उसने अपने दोस्त मोहित से डिस्कस किया। अब मोहित भी राज़ी हो गया, क्योंकि मोहित भी उससे प्यार करता था और रोशनी और मोहित ने प्लान बनाया कि क्यों ना राजेश को रास्ते से हटा दिया जाए। और जो रोशनी थी, वो मोहित को बताई थी कि राजेश जो है खूब पैसे वाला है, उसकी वजह से ही हमारा ये घर चल रहा है, अगर वो चला जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो उसके बीच में रोशनी एक प्लान बनाती है, क्यों ना उसके घर से कुछ पैसा मंगाया जाए। एक दिन वो प्लान बना के राजेश के घर वालों को कॉल करती है और झूठ बोल के कुछ लाख रुपए पैसा मंगवा लेती है। दरअसल वो झूठ बोलती है कि जो उनकी बेटी है, उसकी तबीयत काफ़ी ज़ोरों से ख़राब है और जो राजेश है वो हॉस्पिटल में है, जिसकी वजह से मैं कॉल करके आपसे पैसा मंगवा रही हूँ। और इकलौता बेटा था, तो उसके माँ-बाप ने भी पैसा भेज दिया। पैसा भेजने के बाद इन्होंने जो प्लान बनाया था, उसके हिसाब से राजेश घर आता है ऑफिस से और समय किसी चीज़ में बेहोशी की दवाई मिला के राजेश को दे दिया जाता है। मोहित भी वहीं पे छुपा हुआ था और रोशनी भी वहीं पे थी। जब राजेश बेहोश हो जाता है और बेटी रूम में नहीं थी, उसको अलग कमरे में सो रही थी, जिस दौरान पे राजेश को अच्छा मौका देख के उसका गर्दन दबा दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेहोश था। जब गर्दन दबाया जाता है तो राजेश की वहीं पे मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो कई घंटों तक उसे बाथरूम में रखा जाता है और रात का इंतज़ार किया जाता है। जब रात के 12-1 बज जाते हैं, तब मोहित वापस से रोशनी के घर में आता है और वो आपस में रिश्ता बनाते हैं, मतलब कि संभोग करते हैं। फिर उसके बाद मोहित
धारदार हथियार से पहले तो जो राजेश था उसके सर को काटता है, उसके सर पे तेजाब गिरा के उसके चेहरे को मिटाना चाह रहा था। काटने के बाद उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंसानी शरीर को काटना सबके बस की बात नहीं होती है। वो घबरा जाता है, घबराने के बाद बेहोश हो जाता है वो भी, और वहीं पे बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद कहीं न कहीं रोशनी जो थी वो जाके हाथ बटाती है और उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो बॉडी यूँ ही बाथरूम के अंदर थी। नवंबर का महीना था जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ठंड आ जाती है, और ठंड आने के बाद कहीं न कहीं लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता। फिर उसके बाद पूरे 24 घंटे हो जाते हैं राजेश के मरे हुए, और उसकी जो बेटी थी वो पूछती है कि पापा कहाँ है? तो उसकी माँ बोलती है कि पता नहीं पापा कहाँ है, ऑफ़िस गए थे अभी तक नहीं आए। ये कह के बेटी को स्कूल भेज देती है। जब बेटी स्कूल जाती है फिर उसके बाद दोनों लग जाते हैं उसके शरीर के टुकड़े करने के लिए, और टुकड़े करके उसे पन्नी के पॉलिथीन में डाला जाता है। कम से कम 72 टुकड़े किए जाते हैं उसके शरीर के, और जो धर ऊपर का शरीर रहता है, मतलब कि सर उसका, उसको तेजाब से जला दिया जाता है, या ऐसा बोलिए किसी केमिकल से जला के उसको अलग पॉलिथीन में डाला जाता है। और कम से कम 4 से 5 लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे जाके उसको फेंकने का प्लान था, बल्कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो प्लान बनाया जाता है उसके हिसाब से कोई कहानी नहीं चलती। वो लोग स्कूटी पे बैठते हैं और मोहित उसे बैग में धीरे धीरे करके लेके तो जाता है, बल्कि उसे एक साथ अलग अलग जगह पर नहीं फेंक पाता। वो क्या करता है कि कुछ शरीर के पार्ट सर के साथ ही फेंक देता है नाले में, और कुछ शरीर के हिस्से को पास के जंगल में फेंक देता है, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद ही वो शरीर ऊपर आ जाता है और लोगों को पता चल जाता है। तो पुलिस वालों को बुलाया जाता है। दरअसल सबसे पहले सर ही दिखाता है लोगों को, जिसकी वजह से डर जाते हैं और कुत्ते उसे नोच के खा चुके थे आधे। फिर उसके बाद जब पुलिस आती है तो पुलिस वालों को बॉडी तो मिल जाता है, बल्कि चेहरा बिल्कुल ही मतलब कि जल चुका था, या मतलब कि नष्ट हो चुका था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को भी सही तरीके से जांच पड़ताल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। बल्कि उसके शरीर और बाकी चीज़ों को देखते हुए पुलिस वाले रिसर्च कर रहे थे, और साथ ही उसके पूरे बॉडी को जो जो शरीर के पार्ट्स मिले थे उसे फोरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद जो पुलिस के जो डॉग स्क्वाड होते हैं उनको आसपास के इलाकों में भेजा जाता है, जहाँ पे शरीर के और हिस्से पाए जाते हैं। शरीर के पूरे हिस्से पाए जाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ अंग ऐसे थे जो कि गायब हो गए थे या मिले ही नहीं। तो शुरुआती टाइम पे ऐसा लगा कि कुत्तों ने खा लिया होगा या इधर-उधर दबे होंगे, फिर भी उसको फाइंड किया जाता है। एक जगह पे एक हाथ पे एक टैटू बना हुआ था, जहाँ पे उस टैटू पे उसका नाम लिखा हुआ था, जिससे प्यार करता है। राजेश ने रोशनी का नाम लिखा था अपने हाथों पे। उस नाम के टैटू को देखा जाता है, और देखने के बाद पुलिस वाले रोशनी नाम की लड़की की तलाश करते हैं। कहीं न कहीं पुलिस वालों को लग भी रहा था शरीर से कि ये शादीशुदा है, क्योंकि उसकी उम्र कम से कम 45 साल की हो गई होगी, या 40 के आस-पास की, राजेश की। तो इस दौरान पे पुलिस वालों को पता था कि इसका पत्नी होगी या फिर कोई गर्लफ्रेंड। तो इस नाम से आसपास के इलाकों में पूछा जा रहा था, बल्कि रोशनी नाम एक तो होती नहीं है, कई लड़कियों को मिलती है, कई लड़कियों से पूछा जाता है जिनका नाम रोशनी होता है। उनसे जब पूछा जाता है तो कईयों की शादी नहीं हुई होती है, जिनकी शादी हुई होती है तो उनके पति वहीं पे थे। उसमें से एक घर के बारे में पता चलता है, क्योंकि आपको पता होगा राशन कार्ड उस समय शुरू हो जाता है। तो राशन कार्ड के ज़रिए से पता चलता है कि रोशनी जो कि यहाँ पर रहती है बांद्रा में, तो उसके घर पे जाया जाता है उस फ्लैट में। तो वहाँ पे जाने के बाद जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे पति का क्या नाम है और वो कहाँ है, तो जो उसकी बीवी रहती है वो थोड़ी देर के लिए घबराती है। घबराने के बाद वो तो नॉर्मली कहती है कि मेरे पति ऑफिस गए थे, बल्कि 4 दिन हो गए अभी तक लौटे नहीं। पुलिस वालों के लिए थोड़ा-सा शंका का महसूस होता है, बल्कि पुलिस वाले उसके ऑफिस का नंबर लेते हैं और ऑफिस में जाकर पूछताछ किया जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि वो उसके पति ऑफिस में भी नहीं आए हैं। फिर उसके बाद कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ें दिखाई जाती है, और पता चलता है कि उसका आखिरी कॉल और आखिरी लोकेशन उसी घर में था जिस घर में रोशनी रहती थी। ये केस को कम से कम 1 महीने हो जाते हैं सॉल्व करते-करते। 1 महीने बाद जब उस घर के आस-पास की तलाशी ली जाती है और रोशनी से भी पूछताछ किया जाता है कि आखिरी लोकेशन उसका घर में है। फिर उसके बाद उसकी बेटी वहीं पे थी, तो बेटी से भी पूछा जाता है, क्योंकि बेटी भी 1.5-2 साल की हो चुकी थी। बेटी से पूछा जाता है तो बेटी कहीं न कहीं इशारे करती है और कुछ न कुछ बोलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो पुलिस थे वो पहचान जाते हैं, और पुलिस वाले भी कहते हैं कि आस-पास के लोगों से भी पूछताछ करा जाए। जब आस-पास के लोगों से मतलब कि बिना घर वालों को बताए ही शादी वर्दी में भी आप देखते होंगे कि पूछताछ चलता है, तो शादी वर्दी में पूछताछ किया जाता है। जब पूछताछ किया जाता है तो एक बात पता चलती है कि रोशनी जो शादीशुदा थी राजेश के साथ में, उसका चक्कर चलता था मोहित से। जब पुलिस वालों के सामने मैरिड अफेयर का ये केस आता है तो पुलिस वाले भी समझ जाते हैं, क्योंकि ऐसे कई क्राइम हुए हैं जो मैरिड अफेयर की वजह से कत्ल या ऐसे क्राइम हुए जिसके लिए ये सबूत काफ़ी होता है।
तो उसके बाद मोहित को पूछा जाता है, मोहित को भी उठाया जाता है, उसे पुलिसिये तरीके से पूछा जाता है। तो मोहित टूट जाता है। टूटने के बाद वो कहता है कि जी हाँ, अम्मी ने रोशनी की पत्नी जो राजेश था उसका कत्ल किया है, और सारा चीज़ वो बताने लगता है। बल्कि पुलिस वालों के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था उस शरीर के अलावा और मोहित के, क्योंकि कई बार कोर्ट में पेश करने के समय पे सबूत भी पेश किया जाता है। तो इस दौरान पे रोशनी के घर में जाके तलाशी लिया जाता है, और जो धारदार हथियार से काटा गया था वो पास के दुकान से खरीदा गया था, उसको रिकवर किया जाता है। रिकवर करने के बाद बाथरूम से कई टुकड़े उठाए जाते हैं जो कि जाली में फंसे हुए थे, और खून के धब्बे जो कि बाथरूम में लगे हुए थे उसे लिया जाता है, और नाले में फंसा हुआ ब्लड भी। ये सारी चीज़ें लेने के बाद डीएनए रिपोर्ट, बाकी सारी चीज़ें, उसके परिवार को बुलाया जाता है गाँव से परिवार को बुलाने के बाद उसके माता पिता के डीएनए से टेस्ट किया जाता है, तो सारी सच्चाई पता चल जाती है। और फिर उसके बाद रोशनी और मोहित को गिरफ्तार करके पुलिस कोर्ट में पेश करती है। फिर उसके बाद 8 दिन का रिमांड मिलता है पुलिस वालों को, जिसमें उससे बाकी चीज़ें पूछी जाती है। और कहीं न कहीं जो रोशनी थी काफ़ी चीज़ का खुलासा करती थी कि मैं प्यार तो करती थी, बल्कि धीरे-धीरे हमारे बीच में लड़ाई होता था। लड़ाई होने की वजह से उससे नफ़रत होने लगी थी, और मैं तंग हो गई थी रोज़ाना की लड़ाई से। फिर उसके बाद मैं सोचती थी अगर ये मर गया तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि इसके घर वाले काफ़ी अमीर हैं, और उसी की वजह से थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैंने कुछ पैसा मँगवाया। पैसा मँगवाने के बाद हमने सोचा कि कुछ महीने निकल जाएगा, और फिर उसके बाद मोहित भी कहीं न कहीं नौकरी करने लगेगा, फिर हम खुशी से रह सकेंगे। बल्कि हमारा सोचा हुआ तरीका गलत निकलता है, और फिर उसके बाद हम इस तरीके से क्राइम कर देते हैं, और आज आपके सामने हैं। जब घर वाले आए थे राजेश के, तो राजेश के घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि जिससे राजेश प्यार किया, और प्यार करने के बाद अपना घर-द्वार छोड़ के यूपी को छोड़ के मुंबई में आके इस लड़की के साथ रहता है, वही इस तरीके से कर देगी जो कि किसी को भी ये बात हजम नहीं हुई। उसकी एक बेटी थी, जो कि बेटी को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। फिर बेटी और बाप तो मर गया था, और माँ तो जेल में चली गई थी। बेटी को उसके नाना-नानी के पास, मतलब कि दादा-दादी के पास छोड़ दिया गया, मतलब राजेश के मम्मी-पापा के पास। क्योंकि राजेश इकलौता बेटा था उनका, तो कोई सहारा नहीं था, तो उस बेटी को उन्हीं के पास रख दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे खेल तब आता है जब लोगों ने और भी बदनाम किया, और लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा हैरान किया इस केस को, जब अदालत में जाके जो रोशनी थी उसके घर वालों ने जाके कोर्ट में ये कहा कि उसकी जो बेटी है रोशनी की, उसे हमें सौंप दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले भी लालची थे, ये सोच के कि सारी ज़मीन जायदाद जो उसके दादा दादी की है वो रोशनी की बेटी को ही मिलेगा, तो अगर रोशनी की बेटी हमारे पास रहेगी तो ज़मीन जायदाद भी हमारे पास रहेगा। ये सोच के उन्होंने कोर्ट में जाके इस पर केस किया, जो कि जब सुनवाई हुआ 2014 में इसके ऊपर, तो कोर्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई उनके माँ बाप को, जो रोशनी के माँ बाप थे। उन्होंने ये सब कहा, जो कि न्यूज़ में हेडलाइन बन गया कि एक तो तुम्हारी बेटी ने इनके एक लौटे बेटे को काबू कर लिया और उसे मार के फेंक दिया, जो कि इनका एक सहारा था जीने का, और ऊपर से तुम इनके पोती को भी हथियाना चाहती हो, ये तो गलत बात है। इससे फटकार लगा के उनको केस को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया। और रोशनी के ऊपर जो मर्डर का केस चल रहा था उसका फैसला 2019 में 22 तारीख मार्च में आया, जिसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। और कहीं ना कहीं जो रोशनी है उसे हाई कोर्ट में इस केस को चुनौती देगी, और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में भी देखते फैसला क्या आता है। बल्कि इस तरीके से घिनौना क्राइम करने वाले हमारे आसपास और हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, जिसे हम प्यार से अपना समझते हैं, और वही कब हमारा खून कर दे और कब हमारे ऊपर हावी हो जाए यही नहीं पता रहता। तो आसपास के लोगों से भी सावधान रहिए, और हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहिए, ताकि अपना और पराया कौन है पता चल सके। ऐसी कहानी सुनाने का मकसद हमारा यही रहता है कि आप लोग सेफ रहे और अपनों को सेफ रख पाए। मिलेंगे फिर से एक नई क्राइम की स्टोरी में, तब तक अपना अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।